हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके स्टडी कॉर्नर में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वापस से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का डेली जीके का दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 13वां देखने वाले हैं। कम्युनिटी पोस्ट में एक दोस्तों हमने पोस्ट किया था कि किस एग्ज़ाम का जो है सेट लगवाएं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर बिहार डीएलएड ही चलने दीजिए। तो आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है 13वां देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या बोलता है। देखिए, आपका पहला सवाल दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ कब हुआ? पिछले प्रैक्टिस सेट में आया था ये सवाल, बताइएगा। 1914, 41, 1952 या 50? तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर जो भी ए लगा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। 1914 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ कब होता है? 1914 ईस्वी में। और चलता कब तक है? तो याद रखिएगा 1914 में तो ये स्टार्ट होता है और चलता है 1918 तक, यानी कि टोटल 4 साल तक यह जो है युद्ध चलता है। अच्छा, कितने देशों ने भाग लिया? तो 37 देशों ने भाग लिया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 37 कंट्री ने भाग लिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? बताइएगा। चीन, पाकिस्तान, मलेशिया या फिर मिस्र? तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि चीन, है ना। जो चीन है वो चावल का प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट नंबर पे आता है चीन, ये याद रखिएगा। ये जो चीन है ये फर्स्ट नंबर पे आता है और सेकंड पे कौन आता है? तो हमारा इंडिया आता है। ठीक है, इंडिया याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, फर्स्ट नंबर पे चीन आता है। किस चीज़ में? तो चावल के उत्पादन में। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या पूछा गया है। किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? यानी कि पाले वगैरह नहीं, यानी कि जो कुहासा वगैरह होता है ना, जो ओले वगैरह पड़ता है, उसी को पाला बोला जाता है। तो बोल रहा है कि पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है। तो किस रेशे को उगाने में? कपास, जूट, नायलॉन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल मेरे भाई जो ही फ्रेंड्स ए लगा रहे हैं, कपास जो लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, है ना। कपास को उगाने के लिए दोस्तों पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है। अच्छा, कितने दिनों की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा 6 से 8 महीने। ठीक है, यानी कि लगभग 210 दिनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 6 से 8 महीने आप याद रख सकते हैं, या फिर 210 ये भी याद रख सकते हैं। अच्छा, जो कपास है दोस्तों, इसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? कौन कौन से फ्रेंड्स जो है इसका राइट आंसर बता सकते हैं? अगर पता हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है कमेंट में लिखिएगा। आगे दोस्तों इसके लिए बात करें तो जो है यह कपास जो है दोस्तों, यह एक प्रकार का क्या है? खरीफ फसल है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। कपास क्या है? खरीफ फसल है। ठीक है, ये भी याद रहेगा। और इसका जो है दोस्तों पाले से मुक्त दिनों की यहाँ पे बात की गई है। पाले से मुक्त मतलब ये ओले वगैरह, ठंड इसको ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको उच्च तापमान चाहिए और हल्का वर्षा, है ना, हल्का वर्षा या फिर बोल सकते हैं सिंचाई वगैरह इनको चाहिए। ठीक है, तो आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना है कि कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, बताइएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए चौथा सवाल आपका क्या पूछा गया है। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? बताइएगा। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, आगा खां या राजेंद्र प्रसाद? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं। महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक थे। ठीक है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। अच्छा, हिंद स्वराज जो थे दोस्तों ये क्या थे? गुजराती भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गुजराती भाषा में लिखे गए थे हिंद स्वराज। और महात्मा गांधी जब इंग्लैंड से जब दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे तो उसी दौरान हिंद स्वराज को जो है दोस्तों उन्होंने लिखा था। तो याद रखिएगा हिंद स्वराज के लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। किस भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पांचवा सवाल देखिए। अच्छा, कपास की बात की जाए या फिर चावल की बात की जाए तो अग्रणी हो जाएगा चीन और सेकंड स्थान पे हो जाएगा दोनों स्थिति में भारत। अभी अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या पूछा है। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? बताइएगा। इंग्लैंड, रूस, जर्मनी या इटली? यूरोप में, ठीक है, कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन सी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं, जर्मनी करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पे आए, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। छठा सवाल देखिए क्या पूछा गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइएगा। कृष्णा, गोदावरी, तापी या फिर कावेरी? तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन यहाँ पे डी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं, कावेरी नदी करेक्ट लगा रहे हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी फ्रेंड्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल 7 नंबर में क्या पूछा गया है। 7 नंबर का सवाल है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? यानी कि भिन्न को हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, तो वही अनुपात के रूप में लिखा गया है। तो बताइएगा इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए जो
1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर जो आपको दिख रहा है, ये है रियल में क्या है। देखिए मानचित्र जब होता है ना, मानचित्र का जो स्केल होता है दोस्तों, उसके रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि मानचित्र में, मानचित्र तो 1 किलोमीटर उतना बड़ा तो नहीं होता है, तो मानचित्र को अगर हम 1 सेंटीमीटर मानचित्र में नापेंगे तो रियल में वो 1 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो यही स्केल होता है, यानी कि मानचित्र मैपिंग के लिए, मानचित्र को मापने के लिए एक स्केल बनाया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो पूछ रहा है सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा, तो एक तरह से ये मैथ का सवाल हो जाता है, तो ज़्यादा हार्ड ये नहीं है। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि इसका सिर्फ फिक्स कर देना है मान ना। किलोमीटर को पहले आप मीटर में बदलिए, तो 1000 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर बराबर क्या होगा, 1 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में मान दिया गया है, तो अब मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, यानी कि 2 शून्य आपका यहाँ पे और आएगा। ठीक है, यानी कि इतना सेंटीमीटर जब हम कहेंगे तब इनका मान हम क्या बोल सकते हैं कि सर 1 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो वही मान यहाँ पे पूछा गया था, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा। देखिए आपका ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, डी में दिख रहा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसका मान विपरीत होता है। आप बोलिएगा सर इधर 1 आ गया है, इधर आपका 1 लाख दिख रहा है, तो विपरीत होगा ना, यानी कि सेंटीमीटर का मान यहाँ पे होगा। ठीक है, मैथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, तो सेंटीमीटर का मान यहाँ का हो जाएगा और किलोमीटर का मान आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए 8 नंबर में क्या पूछा गया है। देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश भंडारण में समृद्ध है, यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश है, ये जो राज्य हैं, यह खनिजों और किस चीज़ के भंडारण में समृद्ध है, कोयला, सोना, सिलिकॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए, जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, कोयला। ठीक है, एक तो खनिज याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, और एक आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश हो गया। ये खनिज के लिए भी और कोयला के लिए भी भंडारण में क्या है, समृद्ध राज्य माने जाते हैं, याद रहेगा। ठीक है, कोयला और खनिज के भंडारण में। नेक्स्ट सवाल पे आइए, और 9 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा गया है। देखिए ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। देखिए क्या पूछा गया है, खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, क्यों। जो खनिज है उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, क्योंकि वे नवीकरणीय हैं, या वे तेजी से घट रहे हैं, या देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, या इनका निर्माण बहुत तेज होता है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, बताइएगा इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो भी बी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2 और 3 आपका यहाँ पे सही है। देखिए 2 और 3 में दिया क्या गया था, तो देखिए 2 और 3 में दिया गया, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 3, वे तेजी से घट रहे हैं। ठीक है, और अगला दिया गया वे देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, तो 2 और 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 10वां सवाल देखिए क्या पूछा गया है, रेड डाटा बुक। वाह क्या मस्त सवाल है दोस्तों। बताइएगा रेड डाटा बुक का उद्देश्य क्या है। बिल्कुल इजी सवाल है दोस्तों, शायद आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे रेड डाटा बुक के बारे में। बताइएगा इसका उद्देश्य क्या होता है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे डी, जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं इनमें से सभी सही हैं। अब देखिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत कराना, ये भी इनका उद्देश्य होता है। देखिए संकटग्रस्त प्रजातियों सामान्य रूप से चिन्हित करना, इसमें चिन्हित किया जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उसके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, ये भी इनका, यानी कि इतना समझ में ध्यान में रखिए, जो विलुप्त हो रही प्रजाति हमारे देश या हमारे राज्य में जो छोटी छोटी प्रजातियां होगी या बड़ी बड़ी प्रजातियां होगी, जैसे शेर, बाघ, चीता या फिर छोटी छोटी जो भी प्रजातियां हैं जीवों की, वो अगर विलुप्त हो रहे हैं तो उसके बारे में रेड डाटा बुक में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखिए हर बात में देखिए सामान्य प्रजातियों, यानी कि यहाँ पे जीव जंतु की बात की, यहाँ पे देखिए संकटग्रस्त प्रजातियां, यहाँ पे देखिए जीव जंतु की, फिर यहाँ देखिए संकटग्रस्त प्रजातियां, यहाँ भी कहीं किया गया ना जीव जंतुओं के बारे में। तो वो यहाँ पे याद रखिएगा जीव जंतु जो विलुप्त होते हैं ना दोस्तों, उसके बारे में इसमें मेंशन किया जाता है। तो रेड डाटा बुक का उद्देश्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी तीनों सही है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, आपको सीधा दिमाग में इतना रखना है कि इसमें क्या विलुप्त प्रजातियों को मेंशन किया जाता है। देखिए
अगला सवाल आपका 11 नंबर का क्या पूछा गया है, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि बताइएगा। जो सौर ऊर्जा है उसको हमको उत्पन्न करना है तो किस विधि का हम इस्तेमाल करेंगे, फोटोवोल्टिक, फोटो डायोड, फोटोहोलिक या फिर आपका इनमें से कोई भी नहीं। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन ए जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, फोटोवोल्टिक। देखिए फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, बदल लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 12 नंबर का सवाल। देखिए क्या बोला गया है। देखिए सवाल है इनमें कौन इस्पात केंद्र जो है समुद्र के निकट स्थित है। बताइएगा इनमें से इन चारों में से कौन सा, तो विशाखापट्टनम, बोकारो, भिलाई या फिर जमशेदपुर। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन ए जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं ना। विशाखापट्टनम कहाँ है, समुद्र किनारे है। तो पूछा भी यही गया है कि कौन सा इस्पात केंद्र है जो कि समुद्र किनारे यानी कि समुद्र के निकट है। तो विशाखापट्टनम जो है आपका इस्पात केंद्र वह क्या है, समुद्र के निकट है। कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखिएगा बंगाल के खाड़ी के आसपास है ना, बंगाल के खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी के आसपास है। क्या, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा आपका, बंगाल की खाड़ी के आसपास है। ये होता है यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से, ये आपका इधर चल गया, ये आपका श्रीलंका हो गया। इधर जो एरिया पड़ता है ये क्या पड़ता है, बंगाल की खाड़ी के आसपास। यहाँ पे आपका क्या पड़ता है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में ही आपका क्या पड़ता है, यहाँ पे विशाखापट्टनम पड़ता है ना। तो विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो विशाखापट्टनम इस्पात केंद्र समुद्र के निकट स्थित है, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 13 नंबर का सवाल। देखिए अगला सवाल आपका क्या पूछा गया है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई। बताइएगा आरा, पटना, गया, मोतिहारी। तो बिल्कुल मेरे भाई पिछले प्रैक्टिस सेट का सवाल है। राइट आंसर दोस्तों बी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, आपका पटना हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिहार में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया, तो पटना में। अच्छा बताइएगा बिहार में वर्तमान में कितने नगर निगम है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 19। ठीक है, याद रखिएगा बिहार में अभी जो है टोटल 19 जो है नगर निगम बन चुके हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा कब स्थापित किया गया, पटना को नगर निगम कब बनाया गया, तो याद रखिएगा इस डेट को याद रखिएगा, थोड़ा सा पूछा जाता है ये 1952 में। ठीक है, 1952 में पटना जो है दोस्तों नगर निगम के अंतर्गत उन्हें स्थापित किया गया। ठीक है, तो 1952 याद रखिएगा। 1947 में देश आज़ाद होता है, उसके कितने साल बाद, तो 47 के बाद 48, 49, 50, 51, 52, 5 साल बाद याद रखिएगा। ठीक है, तो 1952 यूँ याद हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल पर क्या पूछा गया 14 नंबर में, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। पिछले प्रैक्टिस सेट का सवाल है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका, फिलीपींस, मैक्सिको, रूस या नीदरलैंड। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन बी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं मैक्सिको करेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिको जो दोस्तों देश है यहाँ पे ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था, है ना। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं 15 नंबर का सवाल। देखिए क्या पूछा गया है। सवाल देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बताइएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, MP या राजस्थान। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन ए जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं बिहार करेक्ट लगा रहे हैं ना। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों बिहार है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट ए करेक्ट होगा, बिहार। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 16 नंबर में। देखिए क्या पूछा गया है, भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है। बताइएगा राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो बिल्कुल मेरे भाई राइट आंसर जो भी लगा रहे हैं सी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री यानी कि आपका CM करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो CM होता है। यानी कि जो राज्यपाल होता है यह नाम मात्र का सरकार का जो है प्रमुख होता है ना। सरकार का प्रमुख नाम मात्र का होता है जो राज्यपाल होता है, जबकि जो मुख्यमंत्री है जितने भी इंपॉर्टेंट कार्य वगैरह होता है उनका सारा जो है निर्णय ये मुख्यमंत्री ही लेता है। तो राज्यपाल नाम मात्र का सरकार का प्रमुख होता है। तो राज्य सरकार का प्रमुख अगर पूछा जाए तो मुख्यमंत्री लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, सी में मुख्यमंत्री दिया गया है। अगला सवाल देखिए 17 नंबर में क्या पूछा गया है, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। पिछले प्रैक्टिस सेट का सवाल ये भी है, कई सवाल अब रिपीटेड आ रहे हैं, है ना, तो आप लोग को लगाने में भी मजा आ रहा होगा। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, श्रीलंका, बेल्जियम, यूगोस्लाविया या फिर भारत। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं यूगोस्लाविया करेक्ट लगा रहे हैं ना। यूगोस्लाविया जो दोस्तों एक ऐसा देश है जहाँ की सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का इनको सामना करना पड़ा था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 18 नंबर में। देखिए क्या पूछा गया है। सवाल है आपका देखिए,
विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को डैश भी कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है बताइएगा। क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, तिरछा वितरण या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन बी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं ऊर्ध्वाधर वितरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है, ये नाम याद रखिएगा केवल, ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 19 नंबर में। देखिए क्या पूछा गया है। देखिए सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है बताइएगा। स्थानीय स्वशासन, केंद्रीकृत शासन, धार्मिक प्रशासन या सैन्य नियंत्रण। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में एक बार डिस्कशन इसका किए थे। राइट आंसर क्या लगा रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, स्थानीय स्वशासन है ना। भारत में पंचायती राज का व्यवस्था का महत्व क्या है, तो स्थानीय स्वशासन को लेकर के है ना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक बताइएगा, ये जो दोस्तों पंचायती जो राज व्यवस्था है इसको किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया बताइएगा। तो बिल्कुल मेरे भाई 73वें है ना, 73वें संविधान संशोधन याद रखिएगा। ठीक है, और कब दोस्तों, तो 1992 में। 1992 में क्या हुआ दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था को हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल पे आइए और लास्ट सवाल देखिए क्या पूछा गया है। सवाल है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की, 1915, 17, 19 या 21। तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर बी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं 1917 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1917 में रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1917 है ना। तो ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा सेट बताइएगा कमेंट करके, और अगला प्रैक्टिस सेट क्या करें आप लोग। तो ज़्यादा दोस्तों इसमें डीएलएड के ही छात्र जुड़े हुए हैं हमारे चैनल में अभी तक, क्योंकि हम शुरुआत इस चैनल का जो दोस्तों डीएलएड के प्रैक्टिस सेट से ही किए थे। तो आप लोग का ज़्यादा तो उसी पे कमेंट आ रहा है कि सर डीएलएड का ही चलाने दीजिए, तो कोशिश रहेगा डीएलएड ही चलाएँ। ठीक है, तो वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।